यस। तो बच्चों पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम, ये जो हमारा चैप्टर है इसका बेसिक मीन क्या है। ठीक है, तो देखो इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसी स्टेट होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट को पहले समझो। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट एक्चुअली में एक ऐसी स्टेज है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, जैसे मैंने लिखा है बच्चों ए प्लस बी देन फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस टी। रिएक्शन आपकी प्रोसीड हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन बच्चों मूव कर रही है, इक्विलिब्रियम पे नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम पे कब आएगी तो वो समझते हैं। जैसे मान के चलो मैंने यहां से लिया है ए, फॉर्मेशन बी, बी आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 पे ए मैंने दिया सपोज आपको 10 ग्राम। ठीक है, तो बेटा बी आपका प्रोडक्ट है वो कितना होगा 0। मैंने टाइम बढ़ाया टी इज इक्वल टू 1 किया, ये कितना आपका हो जाएगा बताओ जरा 9, ये आपका 1। नेक्स्ट मैंने टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड किया है, 2 घंटे किया, 2 आवर्स किया, जो भी है 2 मिनट्स किया, ये आपका हो गया है 8, ये आपका 2। इस तरीके से हम प्रोसीड करते जाएंगे। तो यहाँ पे 5 आएगा, एक बार यहाँ 5 आएगा, तो मतलब टी इज इक्वल टू 2, टी इज इक्वल टू 3, टी इज इक्वल टू एन, इस तरीके से हम मान सकते हैं। तो मतलब आप दोनों साइड में देखो ए और बी, क्या दोनों का जो मोल्स है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ रहा है बच्चों इक्वल। तो इक्वल जैसे ही आ चुका है, तो अगला जो टाइम आएगा उसमें ये ए कितना हो जाएगा, ए आपका 5 से 4 हो जाएगा और ये 5 से 6 हो जाएगा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इसका इंक्रीज करता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपका डिक्रीज करता है। तो जब इधर 6 हो जाएंगे, इधर आपके 4 हो जाएंगे, तो रिएक्शन क्या होगी बच्चों, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से 5 इज इक्वल टू ए के भी आपके मोल्स 5 हैं, बी के भी मोल्स 5 हैं। तो ये एक ऐसी स्टेज है जिसपे जो केमिकल रिएक्शन है या जिसपे जो केमिकल रिएक्शन आपको दिख रही है, तो इस टाइम पे, जिस टाइम पे आपके दोनों साइड के जो नंबर ऑफ मोल्स आपके इक्वल हो जाते हैं, या कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन आपका सेम हो जाए दोनों साइड में, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की साइड में, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या बोलते हैं हम उसको, हम इक्विलिब्रियम स्टेट हम लोग बोल सकते हैं। तो मैं डिफाइन करूंगा, इट इज द स्टेट ऑफ प्रोसेस इन विच प्रॉपर्टीज लाइक, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर, लाइक प्रेशर और लाइक कॉन्सेंट्रेशन, ये सारी की सारी बच्चों क्या हो जाती हैं सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में प्लीज ध्यान देना, इक्विलिब्रियम का मीन समझ लो पहले है क्या। टाइम के रिस्पेक्ट में, बिकॉज रिएक्शन प्रोसीड होगी, टी इक्वल टू टाइम 0 से प्रोसीड होगी, टी इक्वल टू टी टाइम तक। तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या क्या बच्चों कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब एक ऐसी स्टेज जिसपे आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन, ये सारा का सारा बच्चों क्या हो, कांस्टेंट सेम हो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम दो टाइप का है, एक तो आपका स्टैटिक, एक आपका डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक की बात करते हैं, जैसे कोई टेबल आपके बुक के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, जैसे कोई टेबल, जैसे मान के चलो ये एक टेबल है। ठीक है, इस टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है यहाँ पे, तो बुक को आपने रख दिया, और रखने के बाद बुक में कोई मूवमेंट तो होगा नहीं बच्चों, लॉ ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा होगा। तो बुक में कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो मूवमेंट ना होने के पीछे मतलब क्या है, ये बुक जैसी रखी है उसी स्टेट में रहना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे हम लोग, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरा अगर मैं डायनेमिक के बारे में बात करूं, तो डायनेमिक में जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती हैं वो सारी की सारे, जैसे मैंने आपसे बोला यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स, या आपका सॉलिड है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स या आपका लिक्विड स्टेट में है। लिक्विड मतलब बेटा ये वाटर मॉलिक्यूल्स हो चुका है और यहाँ पे आइस हो चुकी है। ठीक है, तो आपको पता है कि लिक्विड स्टेट में यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये आपको यहाँ पे सॉलिड फेज में दिखाई देगा। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक टाइम, एक आपका टेम्परेचर है वो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका सॉलिड कन्वर्ट किस में हो रहा है बेटा, बताओ जरा, लिक्विड में ना, और लिक्विड कन्वर्ट किस में हो रहा है, सॉलिड में। तो इस टाइम पे आप देख सकते हो कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है सॉलिड आइस से लिक्विड में जाना, लिक्विड से सॉलिड में आइस में, वो दोनों तो कैसा है, बराबर है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर? तो ये हो चुका आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब कहीं भी केमिकल रिएक्शन दिखाई दे उसके साथ अगर कुछ बात की जाए तो वो होता है आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर मेन स्टेट में, जैसे बच्चों मैंने लिखा है एसीबी, कॉन्सेप्ट को समझो। अब यहाँ से बेसिक पार्ट मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ पे आते हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन है ये है कि हमारा जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो कहाँ देखने को मिलता है। तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो बच्चों मिलता है आपके रिवर्सिबल प्रोसेस में। कहाँ मिलता है?
रिवर्सिबल प्रोसेस के साथ आपको केमिकल इक्विलिब्रियम दिखाई देगा। इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन के साथ कभी भी केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं दिखाई देता। रिवर्सिबल का मतलब क्या है? रिवर्सल का मतलब है कि रिएक्शन एक बार ए से बी डायरेक्शन में गया है और फिर बी से ए डायरेक्शन में मूव कर गया है। मतलब ए आपका रिएक्टेंट है, बी आपका प्रोडक्ट था इनिशियली, फिर बी से ए के डायरेक्शन में भी रिएक्शन प्रोसीड किया है, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि भाई ए से बी बना लेकिन बी से ए कभी नहीं बनेगा। दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। बात समझ में आ रही है? रिवर्सिबल जो प्रोसेस है लगभग बच्चों कहाँ पे होते हैं? क्लोज, क्लोज कंटेनर, ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर के अंदर ही आपका रिवर्सल प्रोसेस कराया जाएगा, जहां पे आपको देखने को मिलता है इक्विलिब्रियम। इरिवर्सल प्रोसेस बच्चों क्लोज नहीं, ओपन कंटेनर। कैसा होगा? ओपन कंटेनर के अंदर हमेशा इरिवर्सल प्रोसेस कराए जाते हैं। दूसरा, मैं पूछ रहा हूं कि रिवर्सल प्रोसेस में का इक्विलिब्रियम मिलता है? बिल्कुल इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। इरिवर्सल में आपको इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलेगा। सभी को बात समझ में आ गई? क्लियर यहां तक? ओके, अब समझते हैं इसके मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन को। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, जैसे बच्चों मैंने दिया रिएक्टेंट ए, यहाँ से आपका बी, तो मतलब क्या है? ए से बी बन रहा है, बी से ए बन रहा है। ए का भी रिएक्टेंट होगा तो बी प्रोडक्ट होगा, जब बी रिएक्टेंट होगा तो ए आपका प्रोडक्ट होगा। तो मतलब क्या है कि इस केमिकल रिएक्शन में इनिशियली क्या होगा कि बच्चों ए से बी बना होगा, फिर क्या हुआ होगा? बी से रिएक्शन ए की तरफ आई होगी, और यही तो प्रोसेस हुआ होगा। मतलब दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड एंड दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड, क्योंकि इनिशियल रिएक्शन आपको ये दे रखी थी, ए रिएक्टेंट था, बी प्रोडक्ट था, तो वो फॉरवर्ड और आपका ये बैकवर्ड। तो दोनों को मैं लिखा इंक्लूड करके, तो ए और बीच में आपका इक्विलिब्रियम का साइन, डायनामिक इक्विलिब्रियम, और आपका यहाँ से बी। तो मतलब ए का भी रिएक्टेंट है, बी का भी प्रोडक्ट है, बी का भी रिएक्टेंट तो ए का भी प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या होगा? ये एक ऐसी स्टेट है रिएक्शन, मैंने बताया था टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, टी इक्वल टू, मैंने 5 6 7 तक बात करी थी, टाइम बढ़ा रहा था मैं, तो दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया था, राइट? तो एक ऐसी स्टेट है किसी भी केमिकल रिएक्शन जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल होगा रेट ऑफ बैकवर्ड के। मतलब ये क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन का है, तो इसका रेट अगर इक्वल हो जाए इस रेट ऑफ बैकवर्ड, ध्यान दो, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड जहां पे हो जाए, जिस टाइम पे हो जाए, जिस स्टेट में केमिकल रिएक्शन को देखने को मिले, क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, वो हम बोलते हैं आपका वहां पे इक्विलिब्रियम करेगा एग्जिस्ट। और इक्विलिब्रियम अगर एग्जिस्ट करेगा तो मैं क्या बोलूंगा, ध्यान सुनना बच्चों, कि जो रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ये क्या होता है? कांस्टेंट और इक्वल, कांस्टेंट और इक्वल, ये होता है इक्वल। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये इक्वल होगा कि सेम होगा? कौन सा टर्म मैं यूज करूं? इक्वल होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा, कैसा होगा? इसके लिए बच्चों यूज करते हैं कांस्टेंट। क्या यूज करते हैं? कांस्टेंट। इक्वल यूज नहीं करेंगे। मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होगा। रिएक्शन देखो क्या हो रहा है, रिएक्शन प्रोसीड हो रही है टी इज इक्वल टू 0 से, रिएक्टेंट मैक्सिमम है, प्रोडक्ट आपका 0 है, टी इक्वल टू 1 पे है, रिएक्टेंट कुछ कम हुआ, प्रोडक्ट कुछ फॉर्मेशन हुआ। एक टाइम ऐसा आया जहां पे रिएक्टेंट इक्वल टू फॉरवर्ड, दोनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर, तो मैं क्या बोलूंगा, उस स्टेट में रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ये क्या होगा? इक्वल। क्या होगा? इक्वल। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये कैसा होगा? कांस्टेंट। ये टर्म याद रखना, क्या होगा? कांस्टेंट, इक्वल नहीं, कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। अब यहां से मैं इसी से मैं लॉ ऑफ मास एक्शन लगा लूं तो क्या मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू, बताओ, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ मास एक्शन ये बोलता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड का मतलब कि जब रिएक्शन ए से बी में जारी होगी तो ए यहाँ पे रिएक्टेंट होगा, तो इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन वो डिपेंड करता है बच्चों किसके ऊपर? किसके ऊपर? रिएक्टेंट के ऊपर, रिएक्टेंट के ऊपर, राइट, रिएक्टेंट के ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ से रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब क्या? ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिखते हैं, तो ए पे डिपेंड, रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? अगर रेट ऑफ बैकवर्ड के बारे में बात करें वो किस पे डिपेंड करेगा? बैकवर्ड मतलब कि बेटा बी से कन्वर्ट हुआ है ए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? तो बी यहाँ पे क्या हो चुका है? रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। प्लीज ध्यान रखो, लॉ ऑफ मास एक्शन के रिस्पेक्ट में रेट हमेशा रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ए पे डिपेंड किया, ये किस पे डिपेंड करेगा? बी पे डिपेंड करेगा। ये पूरी बात समझ में आ रही है? यस। अब यहां से क्या करें हम, प्रोपोर्शनल साइन निकालेंगे, तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड हो जाएगा इक्वल टू के एफ। के एफ क्या है? के एफ आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और यहां से आपका हो जाएगा कैपिटल ए। और इसके बारे में बात करें, रेट ऑफ बैकवर्ड इट इज इक्वल टू के बी इनटू आपका बी कॉन्सेंट्रेशन। दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड को जैसे इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा?
क्योंकि इक्विलिब्रियम पे यही होता है ना कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, दोनों को इक्वेट करो। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा के एफ इंटू कैपिटल ए, यहाँ पे होगा आपका के बी इंटू कैपिटल बी। तो मैं लिख सकता हूँ कांस्टेंट टर्म एक साइड ला लो, के एफ डिवाइड बाई के बी इज इक्वल टू, इधर बी हो जाएगा, नीचे आपका ए आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो कैपिटल के इज इक्वल टू के एफ बाई के बी, बिकॉज बोथ आर द कांस्टेंट, तो मैं एक ही टर्म से रिलेट कर सकता हूँ। तो आपका ये बन गया यहाँ से इक्वेशन बी डिवाइड बाई ए। बी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ए क्या है, वो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। यहाँ पे ग्राफ आते हैं इसके, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पे ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो ग्राफ कैसे आते हैं, तो देखो फर्स्ट मैं आपको डिस्कस करूं कि बच्चों जब के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो बताओ ग्राफ कैसा बनेगा। मैंने यहाँ पे ले लिया, इस तरफ लिया मैंने, बाई एक्सिस पे ले लिया मैंने कॉन्सेंट्रेशन ए, और यहाँ पे ले लिया है मैंने प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। पहले एक रेशियो बनाना, ए आपका रिएक्टेंट है भाई, ए आपका रिएक्टेंट है। देखो यहाँ ध्यान से, पहले मैं एक रेशियो में बात कर रहा हूँ जहाँ के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। अब के की वैल्यू बेटा ये के, तो के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगी बताओ मुझे भाई, के इक्वल टू आया है बी डिवाइड बाई ए ना, ये तो बात समझ में आ रही है। तो के की वैल्यू 1 से अधिक कब होगी बताओ मुझे, के की वैल्यू 1 से अधिक कब होगी भाई, के की वैल्यू 1 से अधिक कब निकलेगी, जब बी की वैल्यू बड़ी होगी ए से ना। अरे बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं कि जो बी की वैल्यू ग्रेटर देन हो कैपिटल ए से, लेकिन ये दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम पे डिफाइन हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे, मतलब बी की वैल्यू अधिक हो इक्विलिब्रियम पे एज कंपेयर टू ए, तो के की वैल्यू क्या हुई, ग्रेटर देन 1 निकल के आएगी, तो उसके लिए हम ग्राफ बना रहे हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा बताओ मुझे। यहाँ पे ले लिया मैंने ए, भाई ए क्या है रिएक्टेंट, अरे ए इनिशियली क्या है रिएक्टेंट, बी क्या है आपका प्रोडक्ट। जब वो रिएक्टेंट है तो मैक्सिमम होगा, अरे वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होगा ना, और बी इनिशियली क्या होगा, 0 पे होगा। ये बात समझ में आ रही है? बस रिएक्शन प्रोसीड कराओ, तो कैसे जाएगा भाई, ए तो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, यूं इस तरीके से आएगा, और बी बच्चों क्या करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। भाई बी तो आपका प्रोडक्ट है ना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, बिल्कुल सही, एक्सपोनेंशियली बिल्कुल सही। तो यहाँ से ये आपके बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी इक्विलिब्रियम है, यहाँ से आपका ए इक्विलिब्रियम है, समझ में आ रहा है? यस। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो बी की वैल्यू हमेशा अधिक होगी एज कंपेयर टू ए। ये हो गया आपका फर्स्ट ग्राफ जहां पे के की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अगर मैं बोलूंगी के इक्वल टू 1 तो ग्राफ कैसे बनेगा, के इक्वल टू 1, मैंने बोला है के इक्वल टू 1, तो के इक्वल टू 1 कब आएगा, के इक्वल टू 1 तब आएगा कि भाई जब कैपिटल ए इक्विलिब्रियम इक्वल टू कैपिटल बी इक्विलिब्रियम हो जाए। अरे फॉर्मूला तो यही था ना, के इक्वल टू, ठीक है। तो अब यहाँ से हम ग्राफ पे जब जाएंगे तो ग्राफ में हम लोग रिएक्टेंट हमारा वही है, रिएक्टेंट हमारा क्या है, वही वही आपका ए ले सकते हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो प्रोसेस बताओ मुझे कैसे होगा, बी आपका प्रोडक्ट है वो 0 से स्टार्ट होगा, और ए आपका रिएक्टेंट है वो आपका मैक्सिमम यहाँ से मिलेगा। तो क्या होगा बेटा, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, तो बराबर आने का मतलब बच्चों ये क्रॉस करेगा एक पॉइंट पे आके, टच करेगा, जहां पे टच करेगा वहां से आप एक्सिस पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा कि ए इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू बी इक्विलिब्रियम, बी इक्विलिब्रियम, ठीक है, जहां पे के की वैल्यू होगी आपकी इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से मैं बोलूं कि के की वैल्यू लेस देन 1 कब आएगी, कब आएगी, जब ए इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन बी इक्विलिब्रियम, मतलब बी इक्विलिब्रियम छोटा हो जाए तो के की वैल्यू रिजल्टेंट आपकी लेस देन 1 हो जाएगी। तो ये कभी मीट नहीं करेंगे, तो इनका ग्राफ कैसे जाएगा भाई, ए तो मैक्सिमम रिएक्टेंट होगा, तो ये आपका प्रोडक्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन बी से, तो ये मीट नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल क्रॉस नहीं करने वाले हैं। ए ऊपर से ही जाएगा और बी आपका इधर से जाएगा, मतलब ये आपका ए इक्विलिब्रियम है, बी आपका बी इक्विलिब्रियम है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कभी भी आपके मीट नहीं करने वाले हैं। तो क्वेश्चन रिएक्टेंट के साथ भी आते हैं, क्वेश्चन प्रोडक्ट के साथ भी आते हैं, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं कि लॉ ऑफ मास सेक्शन में जो कि कैपिटल के आता है, ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। तो कैपिटल के जो डिफाइन होता है बच्चों दो तरीके से डिफाइन होता है। देखो कैपिटल के दो तरीके डिफाइन कैसे होता है, एक तो बच्चों होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म को लेकर डिफाइन, और एक होता है प्रेशर टर्म को लेकर डिफाइन, कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर टर्म को लेकर डिफाइन। कॉन्सेंट्रेशन टर्म को लेकर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम डेफिनेटली लॉ ऑफ मास सेक्शन लगाते हैं। लॉ ऑफ मास सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने अगर रिएक्शन यहाँ से लिख के दिया है बच्चों, ए प्लस बी इक्विलिब्रियम देन फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस डी, इस तरीके से रिएक्शन मैंने लिख के दे रखी है, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड किस पे डिपेंड करेगा बताओ, रेट ऑफ फॉरवर्ड किस पे डिपेंड करेगा, ए और बी पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड। और रेट ऑफ बैकवर्ड की बात करें तो किस पे डिपेंड करेगा, वो सी और डी पे डिपेंड करेगा। भाई सी और डी रिएक्टेंट बन जाएंगे ना,
तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज रेट ऑफ बैकवर्ड इक्विलिब्रियम पे होता है। अगर मैं इक्वेट करूंगा तो मुझे बताओ कैपिटल के का मतलब क्या होगा, के एफ डिवाइड बाई के बी, यही होगा ना, इज इक्वल टू, तो ऊपर क्या आएगा टर्म, सी इंटू डी आ जाएगा, नीचे क्या टर्म आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ए इंटू बी। यही तो बनेगी इक्वेशन, समझ में आ रही है पूरी? यस तो ये क्वेश्चन बन जाएगी भाई, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड करूंगा मैं, जब मैं इसे इक्वेट करूंगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड का मतलब होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू के एफ इंटू ए इंटू बी होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगा, के बी इंटू सी इंटू डी होगा, दोनों को मैं इक्वेट करूंगा तो यही टर्म निकल के आएगा। तो इसको भी ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सी इंटू डी का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर और नीचे आपका आएगा ए इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? चलो ओके। अब यहां से समझना था आप लोगों को कि जो कैपिटल के है उसका रिलेशन क्या है। तो कैपिटल के दो रिलेशन है, एक रिलेशन आता है बच्चों क्वेश्चंस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को लेके कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, के क्या है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और दूसरा आता है प्रेशर को लेके। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को लेके बात करूंगा तो हम बेटा टर्म यूज करते हैं केसी, और इसके लिए हम यूज करते हैं केपी, ठीक है। और प्लीज जब के बारे में बात की जाए तो रिएक्शन हमेशा कैसी होनी चाहिए, बैलेंस। रिएक्शन कैसी होनी चाहिए हमेशा, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों आते हैं आपके क्या, कॉफिशिएंट, ठीक है, स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशिएंट आते हैं, और कॉफिशिएंट की पावर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर जाती है, जिसकी वजह से रिएक्शन आपकी बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा था ए प्लस बी देन फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस डी, रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम पे है। मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज कि दिस इज M1, नाउ दिस इज M2, नाउ दिस इज M3 एंड दिस इज M4। तो M1 M2 M3 M4 क्या है, कॉफिशिएंट रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद। तो अब इस केस में मैं के को इक्वेट कर रहा हूँ पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म के साथ फिर प्रेशर टर्म के साथ। तो ये गिवन रिएक्शन इस तरीके से क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो यहाँ से केपी कैसी निकालना इजी है, वो आपने निकाला होगा। तो हम केसी कैसे निकालेंगे, केसी इक्वल टू सीधा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इसकी पावर n1, डी प्रोडक्ट है ना वो ऊपर आपके डिवाइड n2 तो पावर है डिवाइड बाई नीचे आपका m, ए आपका यहाँ पे b इसकी पावर मान लेते हैं, यहाँ पे m1 ले लेते हैं, यहाँ पे m2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये टर्म आपका केसी होगा, मतलब सारी के सारी कॉन्सेंट्रेशन है, सी भी कॉन्सेंट्रेशन, डी भी कॉन्सेंट्रेशन, ए भी कॉन्सेंट्रेशन, बी भी कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन जब मैं यहाँ पे प्रेशर के साथ बात करूंगा केपी, तो हम निकालते हैं बच्चों पार्शियल प्रेशर। क्या निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी उसकी पावर क्या होगा n1, यही सी है यही डी है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, बिकॉज प्रेशर इज डिफाइंड फॉर गैसेस, गैसेस के लिए प्रेशर यूज करते हैं ना, तो डी इसकी पावर आपकी n2 डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, इसके लिए m1 पार्शियल प्रेशर ऑफ बी उसकी पावर आपकी m2, ठीक है। तो ये, और पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं बच्चों, हम मोल फ्रैक्शन को फॉलो करते हैं टोटल प्रेशर के साथ, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव टर्म होता है तो वहां से हम निकाल पाते हैं पार्शियल प्रेशर। समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन में डेल्टा एनजी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, केपी केसी का रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन आपको पता होगा कि केपी इज इक्वल टू होता है केसी आर टी इसकी पावर डेल्टा एनजी। बहुत बार क्वेश्चन डेल्टा एनजी पे बनता है सीधा, डेल्टा एनजी पे क्वेश्चन सीधा बनता है। डेल्टा एनजी क्या होती है, डेल्टा एनजी का मतलब होता है सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, वर्ड के सेट में जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उन सबका एडिशन कर लो, माइनस कर दो किसके साथ, सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट साइड, उनको माइनस कर दो तो यहाँ से डेल्टा एनजी निकल के आता है, ठीक है। और फिर डेल्टा एनजी के ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यस खाते सर, यस परफेक्ट, यस। अब यहाँ से केसी केपी के रिलेशंस में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि डेल्टा एनजी इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा एनजी अगर मैंने जीरो यहाँ पे पुट कर दिया है तो मुझे बताओ यहाँ से आपका केसी क्या होगा, डेल्टा एनजी ग्रेटर डेल्टा डेल्टा एनजी इज इक्वल टू जीरो है तो इसकी पावर कितनी, तो वो इक्वल हो जाएगा, हाँ पावर वन, तो केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केपी इक्वल टू केसी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगर मैं बोलूँ यहाँ से डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो में क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि केपी की वैल्यू अधिक हो जाएगी, बिल्कुल सही, केपी ग्रेटर देन केसी। अगर मैं डेल्टा एनजी लेस देन बोलूँ तो उस केस में केपी कम हो जाएगा केसी से, केसी अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो केपी और केसी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना है, उस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। क्लियर? ओके चलो यहाँ तक क्लियर हो गया है सभी को? हम्म। इसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम।
फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से? तो पहला होता है बच्चों रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है वो समझो। जैसे मान के चलो मैंने रिएक्शन दे रखी है ए से बी, इक्विलिब्रियम पे है ना, इसका मैं केसी निकालना चाहता हूं, तो केसी क्या आएगा? केसी आ जाएगा भाई बी का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई ए का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक। अगर मैंने इस रिएक्शन को मैंने उल्टा लिख दिया, रिप्रेजेंट करने का मतलब है उल्टा लिखना सीधा लिखना, इसको मैंने उल्टा लिख दिया। मैंने लिख दिया कि भाई बी आपका यहाँ पे रिएक्टेंट है, ए मैंने बना दिया प्रोडक्ट। तो अब यहाँ से नया केसी क्या आएगा? नया केसी डैश क्या हो जाएगा? तो नया केसी डैश क्या है भाई? इस रिएक्शन का ये उल्टा है सेकंड रिएक्शन, तो वन डिवाइड बाई केसी हो जाएगा ना सीधा। अरे वन बाई केसी हो जाएगा ना। और इसको अगर सीधा लिखना भी चाहो तो क्या होगा? यहाँ पे बी ऊपर आ जाएगा, सॉरी ए ऊपर आ जाएगा। 1 सेकेंड, यस। यहाँ से बिकॉज ए आपका है प्रोडक्ट बन चुका है ना, तो ए आपका ऊपर आ जाएगा, बी आपका नीचे आ जाएगा। तो जरा इसको इसको कंपेयर करके देखो ये उसका उल्टा है कि नहीं। तो नया जो केसी आएगा वो क्या होगा? उसका इनवर्स होगा। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। रिएक्शन अगर उल्टा लिखते हैं तो केसी जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? आपकी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, चेंज हो जाएगी इस तरीके से। सेकंड अगर बात करते हैं बेटा एक्सोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लेके, अगर एक्सोचियोमेट्री की बात करेंगे तो आंसर कैसे पलटेगा? जैसे मैंने बोला आपसे ए से बी में था इक्विलिब्रियम हमारा, तो यहाँ से केसी क्या आया था? केसी आया था बी डिवाइड बाई ए, यही तो था। अगर मैंने यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिया, तो लिखा मैंने सपोज 3 का मल्टीप्लाई किया है, 3a से बना है 3b। तो बताओ मुझे यहाँ से नया केसी डैश क्या होगा? नया केसी डैश कैसे निकाला जाए? तो भाई यहाँ पे b प्रोडक्ट है, b की पावर 3 डिवाइड बाई a की पावर 3, बिल्कुल इजी है। इसको मैं लिख सकता हूँ होल करके, है ना, a और b इसकी होल पावर 3 लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताओ जरा। भाई इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं, बी बाई ए यहाँ भी दिख रहा है। तो मतलब इस बी बाई ए को मैं क्या केसी बोल दूं? बिल्कुल बोल दूं। तो नया केसी डैश आ जाएगा केसी की पावर 3, विदाउट नहीं, बिकॉज केसी का मतलब ही तो बी बाई ए है। समझ में आ गया? कॉफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो जितने भी कॉफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन हो वो जो पहले वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी पावर कर देना बस, है ना, उसकी पावर कर देना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। समझ में आ गया? okay. इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पे मल्टी स्टेप। मल्टी स्टेप रिएक्शंस भी आती हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं कि जैसे ए से कन्वर्ट हुआ है बी, तो नेक्स्ट में बोलूं कि भाई सी से कन्वर्ट हुआ है डी, ठीक है। तो फिर यहाँ से आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे बनता है, तो मैं बताता हूँ। देखो ए से बी, तो ए से बी में यहाँ पे K1 निकालूं, फर्स्ट स्टेप पर क्या आएगा? ये आ जाएगा बी डिवाइड बाई ए। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो K2 निकाला मैंने, तो क्या आएगा बताओ जरा? यहाँ से आएगा डी डिवाइड बाई सी, ये हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करता हूं तो बताओ क्या मिलेगा? फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ऐड करूं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन अगर मैं ऐड कर देता हूं ऑन एडिशन, तो ऐड करने पे क्या मिलेगा? भाई ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड कर लो, तो a प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर से क्या मिलेगा? a प्लस सी, इक्विलिब्रियम में b प्लस टी, आपको यही मिलेगा ना। बस अब ये मिल चुका है, तो इसका जरा आप निकालो, तो k क्या निकल के आ जाएगा? ये हो जाएगा b इंटू टी डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा a इंटू टी। तो आप मुझे बताओ कि ये एक आने के लिए ऊपर की इक्वेशन के साथ क्या किया जाए? ऊपर की इक्वेशन क्या किया जाए? भाई K1 क्या था? b बाई ए, K2 क्या था आपका? d बाई सी। अगर K1 इंटू K2 में कर दूं तो K1 इंटू K2 में क्या होगा? b बाई ए का मल्टीप्लीकेशन d बाई सी के साथ, तो ऊपर से bd मिल जाएगा, नीचे से ac मिल जाएगा, वो आपको दिख रहा है नीचे ac ऊपर bd। तो मैं क्या करूंगा, जब भी कभी क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लीकेशन टर्म दे रखा हो, एडिशन टर्म दे रखा हो, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कोरिलेट होते हैं, ठीक है। तो ऑन एडिशन आपको मल्टीप्लीकेशन, तो मतलब हमारा क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। मतलब जो रिजल्टेंट के आएगा वो आपका K1 इंटू K2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में K1 K2 दे रखा है, तो उसका मल्टीप्लीकेशन करना है, आंसर आपका बन जाएगा रिजल्टेंट। समझ में आ गया? अगर मैं यहीं पे सब्ट्रैक्शन के साथ बात करूं, तो सब्ट्रैक्शन वाले केस में क्या होगा? डिवीजन करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्शन वाले केस में K इज इक्वल टू करना पड़ेगा K1 डिवाइड बाई K2। अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें K1 बाई K2 करना पड़ेगा। अगर मैं एडिशन करूंगा तो आपको ऑफिस जो आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं उनके वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया पूरा? यहाँ तक क्लियर हो गया? छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक। यस। इसके बाद एक टर्म आता है बच्चों टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करता है? क्वेश्चंस आपको मैं अभी दिखा दूं कुछ, ठीक है। तो टेम्परेचर के लिए एक सिंपल सी इक्वेशन होती है, ठीक है, लॉग
K2 डिवाइड बाई K1, मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, जो लंबा टाइम जाएगा इसमें, 2.303 R ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई T1 माइनस 1 डिवाइड बाई T2, ठीक है। इसको बोलते हैं बॉन्ड ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड ऑफ इक्वेशन, WHE, ठीक है, BHE, बॉन्ड ऑफ इक्वेशन। इसको हम फॉलो करते हैं जब भी कभी क्वेश्चन आता है टेम्परेचर से रिलेटेड कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है। बिकॉज बच्चों यहाँ पे के भी है, K1 भी है, दोनों है, K1 K2 दोनों दिख रहे हैं ना आपको, मेरी बात समझ में आ रही है। और आपको टेम्परेचर भी दिख रहा है T1 T2। मतलब मैं क्या बोलूंगा कि T1 टेम्परेचर के लिए कौन सा कांस्टेंट K1, T2 टेम्परेचर के लिए कौन सा कांस्टेंट K2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इजी है। अब देखो, अब यहाँ से डेल्टा एच क्या है, ये आपका चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ये हीट ऑफ रिएक्शंस है। तो बस इसको फॉलो करो। तो जैसे अगर मैंने बोला यहाँ पे मान कर चलो कि लेट T2 इज ग्रेटर देन T1, मैंने बोल दिया है कि T2 की वैल्यू अधिक है T1 से, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि प्रोसेस आपका है एक्सोथर्मिक। प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक है तो मतलब डेल्टा एच कैसा होगा? नेगेटिव। और डेल्टा एच नेगेटिव, बताओ भाई T2 की वैल्यू क्या हो रही है, मुझे बताओ। T2 की वैल्यू मैंने क्या करी है? अधिक करी है ना, T2 की वैल्यू ज्यादा कर दी ना मैंने। तो टर्म क्या होगा भाई? ऐसे करो ना, 1/2 माइनस 1/4, ऐसे कर सकते हैं ना, मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से अगर 4 अगर आप ले भी रहे हो तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ से 1/4 आपको मिलेगा। लेकिन मैंने क्वेश्चन क्या किया है कि प्रोसेस में आपका है कि T2 अधिक है T1 से, और मैंने हिंट किया है कि यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है वो कैसा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच कैसा होता है? नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव होगा, अगर ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा तो ये वाला टर्म कैसा आएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव, ये लेस देन जीरो में आएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है? मतलब ये जो टर्म होगा log K2 बाई K1, ये डेफिनेटली लेस देन जीरो आएगा। मैं फिर से रिलेट करता हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला है? मैंने जो T2 टेम्परेचर है वो मैंने अधिक बोला है, भाई बड़ी वैल्यू है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? भाई ये जो वैल्यू है आपकी है T2 वैल्यू है, जो टेम्परेचर है वो आपका अधिक है, T2 अधिक है। प्रोसेस आपको मैंने यहाँ पे एक्सोथर्मिक डिफाइन किया, फर्स्ट इंडोथर्मिक बताऊंगा, एक्सो इंडो दोनों बताऊंगा। क्वेश्चन के अंदर T2 की वैल्यू अधिक है T1 से, पहले एक्सो समझ लो। एक्सो का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव, और डेल्टा एच यहाँ से नेगेटिव, पूरा टर्म में क्या होगा? प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो log K2 बाई K1 क्या होगा? लेस देन जीरो। ये बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? log K2 बाई K1 क्या लेस देन जीरो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इनइक्वलिटी बन गई है, मतलब log K2 माइनस log K1, दिस इज लेस देन जीरो, है ना। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ log K2, यहाँ से इस तरीके से log K1, तो मतलब K2 की वैल्यू क्या होगी? K1 से कम होगी। जब प्रोसेस कैसा हो कि T2 की वैल्यू आपकी अधिक हो T1 से, और प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक क्वेश्चन में डिफाइन हो, तो उस केस में आपका क्या होगा? K2 की वैल्यू क्या होगी? लेस देन होगी K1 से। समझ में आ गया? तो प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर K2 की वैल्यू, जो दूसरा K2 निकलेगा, जो सेकंड आपको निकलेगा यहाँ से K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कम होगी K1 से। प्रोसेस आपका कैसा होगा? एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ने पे, बिकॉज भाई T1 तो कम था ना, T2 की वैल्यू अधिक थी। तो T2 अधिक होने का मतलब क्या है? T2 अधिक होने का मतलब है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाती है। देख लो मैंने क्या बोला था, K1 इज यूज्ड फॉर T1, K2 इज यूज्ड फॉर T2। मतलब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बढ़ाने पे क्या होगा कि जो रिजल्टेंट K2 निकलेगा, सेकंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा मैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपकी डिक्रीज करेगी। मेरी बात समझ में आ गई? अगर मैं यहाँ पे प्रोसेस करता हूँ, अगर मैं प्रोसेस करता हूँ इंडोथर्मिक, ध्यान देना, अगर आपकी प्रोसेस को मैं करता हूँ इंडोथर्मिक, क्वेश्चन में इंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी आपकी? पॉजिटिव। अब डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या होगा भाई? वो पूरा का पूरा टर्म उधर पॉजिटिव मिल जाएगा। तो log K2 बाई K1 क्या होगा? log K2 बाई K1, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी ना। ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो मैं इसको कह सकता हूँ log K2 माइनस log K1, भाई डिवीजन है तो माइनस में लिखना पड़ेगा, ठीक है, इससे ग्रेटर देन जीरो। और अगर इक्वेट करो तो निकालेंगे तो log K2 की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी log K1, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ K2 ग्रेटर देन K1 फाइनल। तो मतलब प्रोसेस अगर आपका, हाँ, प्रोसेस अगर आपका एक्सोथर्मिक है, इंडोथर्मिक प्रोसेस अगर आपका इंडोथर्मिक होगा, और उस केस में अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, यहाँ भी वही है कि T2 ग्रेटर देन T1, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपकी इंक्रीज करेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? देखो K2 क्या बढ़ रहा है ना, पहले वाले केस में क्या था? K2 कम हो रहा था, यहाँ पे K2 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर प्रोसेस में है कि बेटा डेल्टा एच इक्वल टू जीरो,
और डेल्टा एच की वैल्यू 0, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन थी, आपको फॉर्मूला याद होगा, log K2/K1 इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइड बाई 2.303 R, वो बनता है। तो डेल्टा एच की वैल्यू तो पूरा मल्टीप्लिकेटिव होता है आपका, ठीक है, तो वो 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो log K2 इक्वल टू K1, तो आपका सीधा हम बोल दें कि भाई डेल्टा एच 0 पे आपका K1 इक्वल टू सीधा K2 होगा, कोई चेंज नहीं होगा, उसमें दोनों वैल्यूज आपकी बराबर होंगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के चेंज या प्रोडक्ट के चेंज करने के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कॉन्सेंट्रेशन कितना बदल देना, इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने पड़ा है। अगर आप कोई एडिशन गैस, कोई इनर्ट गैस का एडिशन करते हो तो भी कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कैसे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, तो इक्विलिब्रियम चेंज बच्चों कब कब होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन। सुनो ध्यान से, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। टेम्परेचर की वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता है। इक्विलिब्रियम चेंज होगा जब जब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन और एडिशन ऑफ इनर्ट गैस अगर अफेक्ट करेंगी तो ही इक्विलिब्रियम आपका चेंज। मैं क्या टर्म यूज कर रहा हूँ दोस्तों, बातें सुनो। इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ पे चेंज आपका हो जाएगा, बताओ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्ट होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा। दो टर्म है, एक तो इक्विलिब्रियम, एक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है ओनली ऑन टेम्परेचर पे। इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है टेम्परेचर पे भी, प्रेशर पे भी, वॉल्यूम पे भी, कॉन्सेंट्रेशन पे, एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, हर जगह इक्विलिब्रियम की वैल्यू बदल जाएगी। इक्विलिब्रियम हर जगह बदलता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ चेंज होता है टेम्परेचर पे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? यहाँ तक पॉइंट क्लियर? ओके, यस। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा के साथ। तो अल्फा इज इक्वल टू होता है बच्चों x बाई ए, और x होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम, और a होता है इनिशियल मोल्स। ठीक है, ये होता है आपका इनिशियल मोल्स, जो आपको मोल्स इनिशियली दे रखे हैं। x होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम फ्रॉम द रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, कहीं अल्फा परसेंटेज लिखा है तो अल्फा परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि भाई x बाई a लिखो, उसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो 100 का। अच्छा, इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं भाई, आपको क्वेश्चन दे रखा हो कि भाई ए से बी कन्वर्जन हो रहा है, इनिशियली मोल्स इतने दे रखे हैं, तो टी इक्विलिब्रियम पे वैल्यूज कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं बेटा। बात कर रहा हूं कि ए से बी, मैंने बोला है टी इक्वल टू 0 पे, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ए है, इसका 0 होगा भाई, प्रोडक्ट है बी, बी का आपका 0 होगा। मैंने बोला है टी इक्विलिब्रियम पे, तो मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि टी इक्विलिब्रियम पे, तो टी इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ए माइनस एक्स, और यहाँ पे आपको एक्स मिल जाएगा, कि आपको भाई एक्स निकलेगा तो एक्स रिलीज हो जाएगा। अच्छा, दूसरा अगर मैं बोलूं कि भाई ए से बन रहा है 2b, इस केस में टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा, मान लेते हैं ए है तो इसका आपका 0 होगा। टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ से ए माइनस एक्स होगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा 2 इंटू एक्स, बिकॉज जो कॉफिशियंट है उसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है 2 इंटू एक्स। समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा अगर मैं आपसे बोला यहाँ पे कि 2a से कन्वर्ट हो रहा है आपके b के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, जो रिएक्टेंट है उसको यूनिटी करना पड़ेगा। रिएक्टेंट को यूनिटी करें, कैसे करेंगे, ए को यूनिटी कैसे करें, अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं 2 का दोनों साइड, तो ये a हो जाएगा, इधर बचेगा आपका b/2, बस हो जाएगा सीधा। ए को यूनिटी करना ये इंपॉर्टेंट है। टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा, इसका ए कॉन्सेंट्रेशन, ये कितना 0 होगा। टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा, ये कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका a माइनस एक्स। तो ये कितना, यहाँ पे क्या है 1/2 का मल्टीप्लीकेशन है ना b के साथ, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स। बात समझ में आ रही है? अरे लिखना समझ में आ रहा है, कैसे लिखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर मैंने यहाँ से बात करी है कि बच्चों a से कन्वर्ट हुआ है 2b प्लस 3c में, तो फिर कैसे लिखा है कि जाए कि बेटा t इक्वल टू 0 पे, तो ये रिएक्टेंट है, इसका a कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों का 0 0 होगा। t इक्विलिब्रियम पे, अब बताओ टी इक्विलिब्रियम पे मैं कैसे लिखूं कि भाई यहाँ से a माइनस एक्स, एक्स पार्ट आपका a से रिमूव हुआ है रिएक्टेंट, तो यहाँ कितना बनेगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा 3x। ठीक है, इसी को लेके हम पूरी पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? एक पॉइंट और होता है कि जैसे लिखा है मैंने कि a प्लस 3b, इससे कन्वर्ट हुआ है 2c, तो अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, जब एक रिएक्टेंट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब दो रिएक्टेंट आएंगे तो फिर आंसर बनता है दो तरीके से, एक बनेगा ए के रिस्पेक्ट में, एक बनेगा बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जब मैं बोलूंगा विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में हमारा इक्विलिब्रियम कैसे होगा, तो मान लो बच्चों इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे इनिशियली ए कितना दे रखा है, ए, ये भी रिएक्टेंट तो ये भी कुछ बी दे रखा है, यहाँ पे आपका 0 होगा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट तो ए और बी मान लेते हैं इनिशियली, रिएक्टेंट तो मैक्सिमम ही होंगे ना, प्रोडक्ट आपका 0 होगा। लेकिन टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू ए जब बात की जाएगी क्वेश्चन के अंदर,
आंसर दोनों से सेम बनता है, आंसर दोनों सेम बनता है। विद रिस्पेक्ट टू ए अगर बात की जाएगी तो ए यूनिटी होना चाहिए, ए के सामने कॉफिशिएंट 1 है तो बहुत अच्छी बात है, तो लिख लेते हैं ए माइनस एक्स। तो बी, बी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बी हो जाएगा बी माइनस थ्री एक्स, ध्यान दो बी माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन, ये कितना बनेगा आपका, ये बन जाएगा 2x। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा टी इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बी को यूनिटी करना पड़ेगा, और बी अभी यहाँ पे कितना है, 3 का मल्टीप्लीकेशन है, इसको होगा तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पूरे में 3 से डिवाइड कर दो जब आपको बी को लेके आंसर पूछा गया है तो पूरे में 3 से डिवाइड करेंगे तो a बाई 3 हो जाएगा, ये b बचेगा वो 2 बाई 3 इंटू सी हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो मान लेते हैं कि इसका आपका यहाँ पे मैंने इसको x माना था, जब मैंने विद रिस्पेक्ट टू a निकाला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम के बारे में बात करी तो इसको बाई मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा b माइनस बाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बाई बाई 3। क्या समझ में आ रहा है, अरे भाई ये a बाई 3 हो जाएगा ना, ए बाई 3 हो जाएगा ना, तो ए माइनस बाई बाई 3 करना पड़ेगा ए के लिए, और यहाँ पे कितना बनेगा, ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाई 3 इंटू सी, तो ये हो जाएगा 2 बाई 3 इंटू बाई। तो दोनों में से किसी के शक में आंसर पूछे आप बिल्कुल यहाँ से निकाल सकते हो। समझ में आ गया, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक कॉन्सेप्ट आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो इसके साथ एक रिलेशन होता है, बहुत ही सिंपल सा रिलेशन होता है, एल्फा, एल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये बी, ठीक है। इस बी, बी आपका वॉल्यूम, इसकी पावर होगा आपका डेल्टा एन जी डिवाइड बाई एन पी, ठीक है। ये क्या है, इस रिलेशन को आपको ध्यान रखना इजी है। एल्फा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, बी आपका यहाँ से वॉल्यूम है, वो प्रेशर वगैरह को रिलेट करेगा, ऊपर है डेल्टा एन जी डिवाइड बाई नीचे एनपी है। एनपी क्या है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, एनपी क्या है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के नंबर्स हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं, मैंने क्वेश्चन लिया है PCl5 कन्वर्ट हो रहा है, ये गैस है, PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3 के अंदर, आपको सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पूरी तरीके से क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, भाई ये गिवन रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर मैं मान कर चलो वॉल्यूम को 4 टाइम इंक्रीज कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा एक ही बीकर के अंदर है, मैंने बोला है कि मैंने वॉल्यूम को सपोज यहाँ पे इंक्रीज किया है बेटा 4 टाइम, तो क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई यहाँ पे अल्फा कितने टाइम इंक्रीज डिक्रीज करेगा, कितने टाइम इंक्रीज किया डिक्रीज करेगा, जो भी है। मैंने वॉल्यूम बढ़ाया 4 टाइम, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर बोले कि भाई मैंने अल्फा की वैल्यू इतनी इंक्रीज डिक्रीज करी है तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बिकॉज आपको पता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम आपके सामने है, तो बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, बाकी आंसर सॉल्व। मैंने बोला है कि वॉल्यूम आपका 4 टाइम बढ़ गया, तो वॉल्यूम 4 टाइम बढ़ गया तो कैसे निकाला जाए, बताओ मुझे, बताओ यहाँ से क्या होगा भाई, एल्फा जो होगा, यहाँ से जो आपका एल्फा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, बी की पावर ऊपर डेल्टा एनजी कितना आएगा बताओ, यहाँ से 1 कॉफिशिएंट, यहाँ पे 1 कॉफिशिएंट भाई Cl2 का 1 कॉफिशिएंट, PCl3 का 1 कॉफिशिएंट 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, प्रोडक्ट साइड माइनस रिएक्टेंट साइड है ना, यहाँ पे 1 है, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई डेल्टा एनजी कितना हो गया 1, एनपी कितना है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे 1 है, ये 1 है, PCl3 भी गैस है, Cl2 भी गैस है, तो ये 1/2, तो भाई बी की पावर कितनी 1/2 हो गई। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर लिखना चाहूँ तो प्रेशर कितना होगा, वॉल्यूम का उल्टा होता है, तो प्रेशर की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी बताओ मुझे, ये भी आपकी 1/2 हो जाएगी। और जो भी क्वेश्चन पूछे आप निकालो। मैंने बोला कि भाई वॉल्यूम को बढ़ाया गया 4 टाइम्स, वॉल्यूम को 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया, तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ जल्दी से। भाई वॉल्यूम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, तो अल्फा भी इंक्रीज करेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो अल्फा भी बढ़ेगा, लेकिन कितने टाइम से बढ़ेगा, तो उसकी पावर 1/2 है, तो आपको निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तो भाई कितना हो जाएगा 2, तो 2 टाइम्स आपकी वैल्यू क्या करेगी, अल्फा की इंक्रीज करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है। बट इन केस ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर आपका डिक्रीज कर जाएगा 2 टाइम से। ये पूरी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। मैंने सपोज बोला है कि यहाँ पे प्रेशर आपका 16 टाइम इंक्रीज हुआ है, मैंने बोला इस क्वेश्चन में कि प्रेशर आपका 16 टाइम बढ़ा है, तो प्रेशर 16 टाइम बढ़ने का मतलब बताओ जरा, प्रेशर यहाँ पे 16 पुट करना पड़ेगा, और 16 का मैं इसका तो 4 आ जाता है, आता है ना 4, तो अल्फा की वैल्यू में क्या चेंज होगा बताओ जरा, अल्फा 4 टाइम्स डिक्रीज करेगा, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 4 टाइम डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम भी 4 टाइम, वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ, यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको 16। ये बात समझ में आ रही है, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट, ये क्लियर हो रहा है ना। चलो ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो वो भी आप बिल्कुल सॉल्व कर पाओ। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, ओके।
इसके बाद आपका आता है एलसी प्रिंसिपल, लीस्ट डिटेरियर प्रिंसिपल। तो एलसी प्रिंसिपल में आप लोगों ने पढ़ा होगा वहां पे। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है, बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा, किस तरीके से निकाला जाएगा। इजी है क्वेश्चन। फर्स्ट है फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन दे रखा है, एक ये रिएक्शन दे रखी है यहाँ पे। इफ प्रेशर आपको दे रखा है P/9 Br2 के लिए, गैस है वो, एट इक्विलिब्रियम, एंड प्रेशर P इज टोटल प्रेशर, रेशियो ऑफ Kp/P पूछा है, Kp/P की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन इजी है, दिमाग लगाओ और आंसर बताओ किस तरीके से सॉल्व होगा, कैसे किया जाए। मैंने बोला था NOBr, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे आपको 1 यूनिटी लाना पड़ेगा ना, यूनिटी करना पड़ेगा। तो यूनिटी लाने के लिए हम क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें दोनों साइड में। ठीक, एक सेकेंड, यस, देखो कैसे करेंगे। तो वो जो रिएक्शन गिवन थी, वो रिएक्शन थी आपकी NOBr, ठीक है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम दे रखा था, यहाँ से फॉर्मेशन था NO प्लस Br2 का। ठीक है, ये आपके 2 मोल्स थे, यहाँ पे ये 2 मोल्स था, ये आपको रिएक्शन दे रखी थी। तो मुझे बताओ, यहाँ से क्वेश्चन प्रेशर से रिलेटेड है, तो मुझे बताओ इनिशियल प्रेशर क्या होगा, T इक्वल टू 0 पे इनिशियल प्रेशर यहाँ पे क्या होगा भाई, NOBr तो रिएक्टेंट है, मैक्सिमम होगा A होगा, इन दोनों कितना होगा 0 0। भाई ये पूरे एक ही बीकर में है सारा का सारा। मैंने बोला है इक्विलिब्रियम पे प्रेशर क्या होगा, तो बोलोगे यहाँ से इसको यूनिटी बनाना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड कर लो पूरे में, या फिर 2 से डिवाइड नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हो, बहुत जगह लिखा भी होता है कि A माइनस मैंने कर दिया यहाँ से 2x, तो इसी तरीके से पूरा भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2x, और ये कितना होगा आपका सिर्फ x। मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब मैं बोलूं कि यहाँ पे प्रेशर ऑफ NO, तो जो NO ये जो गैस है इसका प्रेशर हम कैसे निकालें, इसका प्रेशर क्या होगा भाई, इसका प्रेशर आपको Br2 के साथ रिलेट करना है जो इक्वेशन पूछी गई है। तो भाई ये क्या है, मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू प्रेशर ऑफ ब्रोमीन, भाई ये 2x है, यहाँ से x था, तो 2 इंटू Br2 में लिख सकता हूँ, एक रिलेशन आपका यहाँ से बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। दूसरे में बोलूंगी प्रेशर ऑफ NO प्लस प्रेशर ऑफ Br2 प्लस प्रेशर ऑफ NOBr, ये सारे के सारे, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, टोटल प्रेशर P, मान लेते हैं टोटल प्रेशर पूरे के पूरे जो बीकर एक कंटेनर है उसका प्रेशर कितना मान लिया मैंने P, भाई टोटल प्रेशर क्या है P मान लिया। यहाँ पे एक रिलेशन आपका यहाँ से आ गया, ये फर्स्ट रिलेशन है, ऊपर से फर्स्ट रिलेशन है, यहाँ से आपका ये सेकंड रिलेशन, ठीक है। अब आपको सीधा सीधा उसने रेशियो वगैरह पूछे, तब निकाल सकते हो यहाँ से। तो मैं क्या करूं, क्या करूंगा यहाँ से मैं, बताओ यहाँ से क्या किया जाए। क्वेश्चन में कुछ दे रखा था आपको, क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखी है P/Br2, अगर उससे आप बात करोगे तो P/Br2 को आप फॉलो कर सकते हो वहां से, ठीक है। और P/Br2 की वैल्यूज यहाँ से आ जाएगी, PNO की वैल्यू सीधे आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, और पुट करने के बाद और Br2 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो PNOBr निकल के आ जाएगा। PNOBr समथिंग आएगा 6P/9, 6P/9 समथिंग आएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको फिर KP निकालना पड़ेगा, और KP निकालेंगे तो KP निकालने से क्या होगा, वही प्रेशर ऑफ NO इसकी पावर 2, प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 इसकी पावर 1 डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर आपकी NOBr उसकी पावर आपकी 2, और सारी की सारी वैल्यूज आपको यहाँ से मिलेंगी, बिकॉज x की वैल्यू भी आप निकाल पाओगे, उसकी वैल्यू पुट करना, तो इसका आंसर बनेगा आपका P/81। एक बार ट्राई करना आप लोग, एक बार ट्राई करना, अगर नहीं बनेगा तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, फर्स्ट के लिए K1 दे रखा है, सेकंड के लिए देखो K2 दे रखा है, बोला कि यूजिंग अबव इक्वेशन राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर K के लिए इक्वेशन लिखनी है, मतलब ये रिएक्शन आपको बनानी होगी। तो क्या करूं मैं, बताओ फर्स्ट सेकंड रिएक्शन क्या करना पड़ेगा, N2 ऊपर को उल्टा करना पड़ेगा, अरे कर लेंगे ना, या फिर आप सीधा भी रख के सॉल्व करो, क्यों, क्योंकि जरा इसको अगर मैं एडिशन करूंगा तो ये टर्म NO2 से NO2 कैंसिल कर देना सीधा, इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा 1/2 N2 मिलेगा, प्लस आपको इधर से O2 मिलेगा, और इस साइड मिल जाएगा आपको इक्विलिब्रियम का साइन N2O4 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे N2 बना था, 2 का मल्टीप्लाई पूरे में कर लेंगे, बिल्कुल इजी है। इसको रिवर्स कर देना, लास्ट में रिवर्स कर देना और आंसर इन्हीं में से मिल जाएगा, अभी तो बताया था आपको, ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन है, एट Kp फॉलोइंग रिएक्शन इज 1 atm इक्विलिब्रियम 50% ऑफ X इज डिसॉल्व डिसोसिएटेड है, ठीक है, टोटल प्रेशर, ठीक है, इसको भी ट्राई करना, अच्छे क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं,
ठीक है, वो अभी जो पढ़ाई थी ना क्वेश्चन मैंने आपको, है ना, बॉन्ड ऑफ इक्वेशन, वहीं से क्वेश्चन है, वहीं से क्वेश्चन है, ठीक है, लॉग और 1/t के साथ टेम्परेचर बताया था, वहीं से क्वेश्चन है, उसको जरा लेट करना और सॉल्व करना है। ये वाला तो, ये तो क्वेश्चन आपके एस ब्लॉक का है, इसको जानने दो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 तो कर ही लोगे ना, 8 तो पता ही है एस ब्लॉक का है। देखो, आयनिक मोबिलिटी पूछी है, हाइड्रेट रेडियस पूछी है, आयंस पूछे, आयनिक मोबिलिटी पूछी, तो आपको पढ़ा चुका हूं मैं, जितना पढ़ा चुका हूं वो तो बनेगा इसी। ये देखो क्वेश्चन कितना बड़ा दे रखा है एस ब्लॉक का, ये पूरा का पूरा बल्कीनेस वगैरह का, ये भी हो जाएगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हम्म, चलो ठीक है, तो आज